साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हम बायोसिंथेटिक पाथवे को कवर कर रहे हैं और अब हम उसमें एक लास्ट टॉपिक को बहुत ही जल्दी से कवर कर लेते हैं, ठीक है? और वो टॉपिक यहाँ पर हमें जो आज समझने के लिए है, वो है लाइपोप्रोटीन। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है? तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो हम आपको बता देंगे बिकॉज़ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं और ख़ास तौर से आईसीएमआर वगैरह में, ठीक है? तो बहुत ही सिंपल है, इसको थोड़ा-सा हम कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझ लेंगे तो बहुत ही आसानी से ये हमारा तैयार हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे लिखा हुआ है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल जो हमने पढ़ लिया एंड जो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जो लिपिड होते हैं बेसिकली वो फॉस्फो फॉर्म में होते हैं तो इसीलिए उनको फॉस्फोलिपिड बोलते हैं, ठीक है? एंड कोलेस्ट्रॉल आर रिलेटिवली इनसॉल्युबल इन द एक्वस सॉल्यूशन। तो क्या ये बात गलत है? नहीं, गलत नहीं है, क्योंकि हमने तो पढ़ रखा है कि लिपिड जो होते हैं वो फैट में सॉल्युबल होंगे या फैट के मॉलिक्यूल वाटर में क्यों सॉल्युबल होंगे? तो वही कहा जा रहा है कि ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन, हेंस दे आर ट्रांसपोर्टेड अराउंड द बॉडी इन ब्लड एज ए कंपोनेंट ऑफ लाइपोप्रोटीन, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि जैसा कि मैंने आपको तो बहुत पहले ये कॉन्सेप्ट अपने लेक्चर में दे रखा हुआ है कि जो आपका सेलुलर सिस्टम होता है उसमें वाटर जो होता है वो बहुतायत में होता है। मैक्सिमम जो होता है वो क्या होता है वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। अब चूँकि ये आपका लिपिड मॉलिक्यूल है, ठीक है? तो ये अब हमने इसकी बायोसिंथेसिस पढ़ ली, सारी चीज़ें पढ़ ली बट ऐसा थोड़े है कि ये एक ही जिस ऑर्गन में ये बन रहा है, मान लीजिए हमने कोलेस्ट्रॉल पढ़ा कि लीवर में बन रहा है या कोई और चीज़ हमने देखा तो वहीं तक सीमित थोड़े है, इसको अपनी बॉडी में एनर्जी देने के लिए या लेने के लिए इसको ट्रांसपोर्ट भी करना होगा डिफरेंट डिफरेंट अपने टारगेटेड ऑर्गन तक जाने के लिए, ठीक है? टारगेट ऑर्गन तक जाने के लिए इसको ट्रैवल करना होगा लेकिन इसके लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो क्या है? वाटर है, वाटर इसके लिए प्रॉब्लम है तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं कि एक तरीके का ये मॉलिक्यूल क्रिएट करते हैं जिसमें क्या होगा कि जो लिपिड की कोर होगी, ठीक है? ऐसे समझ लीजिए जो लिपिड का कोर होगा उसको क्या कर दिया जाएगा? अंदर कर दिया जाएगा और बाहर-बाहर क्या होंगे ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो आपके क्या होंगे एम्फीपैथिक होंगे जो वाटर से इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होते हैं ये प्रोटीन के फॉर्म में होते हैं, ठीक है? जो प्रोटीन होते हैं तो आपको पता ही है कि प्रोटीन में अमाइनो एसिड होगा, अमाइनो एसिड्स आपके बहुत तरीके के होंगे तो ऐसे अमाइनो एसिड को बाहर की तरफ लगा दिया जाएगा जो क्या होंगे जो क्या होंगे हाइड्रोफिलिक होंगे, ठीक है? तो ये सब चीज़ों को आपको याद रखना होगा, ठीक है? तो हाइड्रोफिलिक को बाहर लगा दिया जाएगा, तो ऐसे करके स्ट्रक्चर स्पेसिफिक फॉर्म होंगे चूँकि यहाँ पे जो आपको कॉन्जुगेटेड किया गया है, जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ठीक है? लाइपोप्रोटीन होता है, ठीक है? तो ये जो होते हैं ग्लाइको में कार्बोहाइड्रेट कॉन्जुगेटेड होता है, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट कॉन्जुगेटेड होता है और लाइपो में क्या होता है लिपिड मॉलिक्यूल होता है। तो चूँकि अब इसको यहाँ से ट्रैवल कराने के लिए जिस तरीके फ़ॉर्म में सिस्टम लेकर जाएगा, वो क्या होगा लाइपोप्रोटीन होगा, ठीक है? प्रोटीन से अटैच कर दिया जाएगा और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लाइपोप्रोटीन होते हैं। तो यहाँ तक आपको कहानी समझ में आई? एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनना और बहुत ही अच्छे से इसको समझना। कहने का मतलब ये है कि सिस्टम में लिपिड बनाया, ट्राइएसाइलग्लिसरॉल बनाया, फैट बनाया या कोलेस्ट्रॉल बनाया, जो भी बनाया। सिंपल सी बात है, जिस जगह बनाया वहीं से ही तो सारा काम हो नहीं जाएगा, उसको डिफरेंट ऑर्गन तक जाना होगा, ठीक है? या अगर आप इतना भी नहीं समझ पा रहे हो तो ये सोचो अगर आप डाइजेस्ट जब आप मतलब आप फूड फ ग्रहण करते हो, खाना खाते हो तो क्या होता है? आपके इंटेस्टाइन तक गया, ठीक है? अब इंटेस्टाइन तक आपका कोई मान लीजिए फैट का मॉलिक्यूल यहाँ पर आया, तो यहाँ से अब इस फैट के मॉलिक्यूल को लीवर तक भी तो जाना होगा। लीवर में एंजाइम्स होते हैं जो फैट का क्या करेंगे डाइजेशन करेंगे। यही तो कॉन्सेप्ट होता है अगर आपको डाइजेशन थोड़ा बहुत याद होगा। तो अब ये मॉलिक्यूल को जो ये इंटेस्टाइन से लीवर तक का जो ये रास्ता तय करना है, ये इसके लिए दिक्कत वाली बात है क्योंकि ये वाटर लविंग नहीं है, ठीक है? और सिस्टम में हमारे क्या है, हमारे सेल्स कंटेंट में अगर आप ओवरऑल देखेंगे, तो वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है या वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं। तो ये चूँकि वाटर हाइड्रोफिलिक है नहीं, तो इसलिए इनको क्या करना होगा, इनको छुपा के लेकर जाना होगा लिपिड के मॉलिक्यूल को। तो जब ये लिपिड के मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, छुपा कर लेकर जाएँगे, तो क्या करेंगे, इनको प्रोटीन की सहायता लेनी पड़ेगी और प्रोटीन जो होंगे वो इनके सरफेस पे लग जाएँगे और प्रोटीन ऐसे होंगे जो वाटर लविंग होंगे और लिपिड मॉलिक्यूल जो होंगे वो इसमें से छुप कर क्या करेंगे ट्रैवल करके पहुँच जाएँगे। तो ये स्टोरी है लाइपोप्रोटीन की, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसको और देख लेते हैं। तो दीज ग्लोब्यूलर मतलब गोल जैसा मॉलिक्यूल या माइसिल लाइक
पार्टिकल बना दिया जाता है जिसमें हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ द ट्राइसाइल ग्लिसरॉल एंड कोलेस्ट्रॉल ईस्टर के होंगे और सराउंडेड बाय या एम्फीपैथिक कोट ऑफ प्रोटीन होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है। इस तरीके से द प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ लाइपोप्रोटीन, मतलब जो भी प्रोटीन का कंपोनेंट होगा लाइपोप्रोटीन में, उसको हम एपोप्रोटीन कहते हैं। और यहाँ पे एक बात और भी आप समझ लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये एक बायोलॉजी में एक टर्म का इस्तेमाल होता है जो हमेशा एपो टर्म का जब इस्तेमाल होता है, तो जब आपने, अगर आपने एंजाइम्स पढ़ा होगा, तो मैं आपको रिपॉइंट करा देता हूँ कि जब कभी आपने एंजाइम पढ़ा होगा तो जो होलो एंजाइम होता है, ये डिफिनेशन एग्जाम में पूछा जाता है। होलो एंजाइम का मतलब क्या होता है? कंप्लीट एंजाइम। ठीक है, तो कंप्लीट एंजाइम जो होगा वो क्या होगा? तो जैसा कि आपको पता है कि एंजाइम्स क्या होते हैं, बेसिकली क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो उसमें प्रोटीन पार्ट होगा और उसके क्या होंगे, कोफैक्टर्स होंगे। ठीक है, मतलब कुछ उसको अपना कार्य करने के लिए कुछ आवश्यकता होगी अदर सब्सटेंस की। ठीक है, तो जो इसका प्रोटीन का पार्ट होता है, ठीक है, तो जो इसका प्रोटीन का पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हमेशा एपोप्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, तो ये टर्म होता है जो एपो इस्तेमाल किया जाता है, जो उसका मेन कंपोनेंट होता है। ठीक है, और बाकी तो ये कोफैक्टर्स होते हैं। तो ये जब आपका डिफरेंट स्टोरी आएगी तो मैं इसको आपको भी बताऊंगा। तो यहाँ पर क्या है कि जब भी यहाँ पे जिस तरीके से एपो प्रोटीन पार्ट जो होता है, या एपो एंजाइम इसको बोलते हैं। ठीक है, एपो एंजाइम जो होता है, जो प्रोटीनेशियस पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से जो आपका प्रोटीनेशियस पार्ट होगा, अगर लिपिड की हम बात करेंगे तो वहां पे प्रोटीनेशियस पार्ट क्या होगा? एपोप्रोटीन होगा। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई। इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंट टाइप के लाइपोप्रोटीन्स होते हैं। लाइपोप्रोटीन को क्लासिफाई किया गया है 5 ग्रुप में ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड फंक्शनल प्रॉपर्टी के आधार पे। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है। सबसे पहला आपका काइलोमिक्रॉन आता है, जो लार्जेस्ट एंड लीस्ट डेंस लाइपोप्रोटीन होते हैं। ये क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं ट्राइसाइल ग्लिसरॉल कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द इंटेस्टाइन, मतलब जो आप खाना खाते हैं वहां पर जो भी लिपिड के मॉलिक्यूल जिस फॉर्म में अदर टिश्यू में जाते हैं, वो किस फॉर्म में जाते हैं? काइलोमाइक्रॉन के फॉर्म में जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, तो आपके इंटेस्टाइन में जो भी आपका लिपिड का मॉलिक्यूल आया, ठीक है, उसको जिस फॉर्म में लीवर तक जर्नी कराया जाएगा, सिंपल सा मैं समझा रहा हूँ, उसको समझ लेना ध्यान से, वो क्या होगा? काइलोमाइक्रॉन के फॉर्म में होगा। ठीक है, बाकी इसको सिर्फ इतना जानिए कि क्या होगा? काइलोमाइक्रॉन मतलब छोटे-छोटे मॉलिक्यूल के फॉर्म में, या मतलब इस तरीके से स्ट्रक्चर के फॉर्म में इनको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? काइलोमाइक्रॉन होते हैं। यहाँ तक समझ में आया? इसी तरीके से आपका वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है, एक इंटरमीडिएट होता है और एक आपका लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये उसी का वाइस वर्सा काम करते हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट करेंगे इंटरनली प्रोड्यूस्ड एंडोजेनस ट्राइसाइल ग्लिसरॉल एंड कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम लीवर टू द टिश्यू तक लेकर जाएंगे। और एचडीएल जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है टिश्यू से लीवर की तरफ। तो खैर इतनी स्टोरी आपको नहीं जानना है, हमने क्या जाना, हमको और आपको केवल इतना जानना है, काइलोमिक्रॉन्स होते हैं जो डाइजेशन के तरीके बाद जो उनको टारगेट टिश्यू में लेकर जाएंगे, और उसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट वेरी लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर काइलोमेक्रॉन्स के बारे में दिया गया है, कहाँ पे सिंथेसाइज होंगे? इंटेस्टाइन में होंगे, जो मैंने आपको बता दिया। दे ट्रांसपोर्ट इंजेस्टेड ट्राइसाइक्लिक ग्लिसरॉल टू अदर टिश्यू, मेनली स्केलेटल मसल्स और एडिपोज टिश्यू तक ये लेकर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? इसके बाद चूंकि वहां पर जब लेकर जाएंगे तो लिपिड पे कौन सा एंजाइम काम करेगा? लाइपेज करेगा, ये मैंने आपको बता रखा है, जो कि क्या करेगा? उसको ब्रेक डाउन करेगा, जिससे क्या होगा? फ्री फैटी एसिड और मोनो एसाइल ग्लिसरॉल जो होंगे वो रिलीज होंगे। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना होगा, और जिससे क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी। तो ये बातें आपको याद रखना होगा। इसके अलावा इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है बेसिकली कभी भी आपकी बॉडी में। इसके बाद क्या होता है? ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल के फॉर्म में जब ये कार्य करते हैं तो काइलोमिक्रॉन श्रिंक करेंगे, कोलेस्ट्रॉल के भी मॉलिक्यूल उसमें ऐड होंगे या जो भी बनेंगे। और कभी भी जब आपका सेल सरफेस किसी भी चीज को एक्सेप्ट करता है, मतलब उसको क्या करता है? टेक अप करता है, तो वो जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होती है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया गया है, जो आपने पढ़ा होगा कि 2 प्रोसेस होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। सेलुलर लेवल पे 2 प्रोसेस होती है, एक होती है एंडोसाइटोसिस और एक होती है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है किसी चीज को मतलब एक्सपेल आउट कर देना, बाहर की ओर रिपेल कर देना। इसको क्या बोलते हैं? एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है टेकन अप करना, मतलब क्या करना? उसको अपने सेल्स के अंदर अगर आप इनगल्फ कर रहे हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इनगल्फ करना। ठीक है, इनगल्फ जब आप करते हैं तब उसको एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। और जो एंडोसाइटोसिस की एक कॉमन सी विधि होती है, वो बेसिकली होती है रिसेप्टर
ठीक है, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, एंडो एंडोसाइटोसिस। तो खैर ये एक डिफरेंट प्रोसेस है, डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे, बाद में करेंगे। तो बस आप केवल इतना जान लीजिए कि एक रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस के माध्यम से क्या होता है, मान लीजिए कि कोई एक सेल्स है, तो उसके रिसेप्टर पे आके मॉलिक्यूल आएगा और उसके बाद क्या कर लिया जाएगा, उसका इनगल्फ कर लिएगी सेल्स। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। ये बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये बहुत ही लेंदी टॉपिक है जो हम आगे जाके बाद में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पर हो जाती हैं। इसके अलावा वीएलडीएल, एलडीएल इस तरीके से ये आपके मॉलिक्यूल होते हैं और हमेशा उन पे कौन सा मॉलिक्यूल काम करेगा, लाइपेज करेगा। ठीक है, इसके अलावा आगे की जो स्टोरी होती है, चाहे वो एलडीएल हो, कोई भी चीज हो, उनका जो इनगल्फ होगा वो कैसे होगा, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एलडीएल के रिसेप्टर्स होते हैं जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। ठीक है, जो कि टारगेट सेल्स पर होते हैं। तो खैर अभी इसको मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे कि मैंने आपको ये समझा रखा है, अगर आपको याद होगा मैंने आपको ये समझा रखा है कि एलडीएल को हमने क्या बताया था, एलडीएल जो था वो आपका क्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, अगर आप इसका चार्ट देखो, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक चार्ट यहाँ पे बहुत ही अच्छा बना हुआ मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये चार्ट ज़रूर याद रखिएगा। इस चार्ट में एक्चुअल में बताया क्या गया है, इसको देखिए। जैसे कि ये आपके 5 क्लास के लाइपोप्रोटीन हैं। हमने चूँकि डेंसिटी के आधार पे क्लासिफ़ाई किया है, तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अगर आप डेंसिटी के आधार पे इसको देखते हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ठीक है? तो ये आप देख लीजिएगा, जैसे डेंसिटी क्या है, तो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो अगर आप इसमें देखेंगे तो ये पूरा मॉलिक्यूल आपको दिखेगा। ठीक है, तो यानी कि इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी तो इसकी 1 से 1.2 तक है और बाकी लोगों की कम है। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो ये सारे मॉलिक्यूल होते हैं, इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन का कंटेंट होता है, परसेंटेज ऑफ प्रोटीन अगर आपसे पूछा जाएगा, तो वो किसमें ज़्यादा होता है, एचडीएल में ज़्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए एचडीएल को क्या बोलते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। और एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोटीन का कंटेंट कम है। ठीक है, और इसमें प्रोटीन का तो कंटेंट कम है और इसके बाद इसमें कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेंशन नहीं है इस चार्ट में, बट आप और बड़ी बुक में अगर आप लेलिंजर वगैरह में देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि एलडीएल में जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट ज़्यादा होता है। तो खैर इस चार्ट के माध्यम से आपको ये याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि 50% ऑफ द प्रोटीन कंटेंट किसमें होता है, ठीक है? अगर आपसे पूछा जाएगा कि 50% प्रोटीन कंटेंट किसमें होता है, तो एचडीएल में होता है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका एलडीएल है वो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है। तो क्या होता है कि इस कोलेस्ट्रॉल को क्या करते हैं, सेल्स क्या करती है, क्योंकि इसको तो हमें रखना नहीं क्योंकि ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। तो सेल्स पर क्या होता है, एक एलडीएल का रिसेप्टर होता है। तो जैसे ही मान लीजिए कि आपके बॉडी में एलडीएल के मॉलिक्यूल बढ़ते जाएंगे, तो ये एलडीएल रिसेप्टर जो होगा, ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इस रिसेप्टर पे आके बाइंड करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि आपका एलडीएल मॉलिक्यूल है जो आप पे आके इस पे बाइंड करेगा और बाइंड करने पर क्या होगा, इसको इनगल्फ कर लिया जाएगा और यहाँ पे एक लाइसोसोम होगा जो क्या करेगा, इसको ब्रेक कर देगा। ठीक है, ब्रेक कर देगा, जिससे क्या होगा कि ये फ्री कोलेस्ट्रॉल जो होगा वो सिस्टम में रिलीज हो जाएगा। फ्री कोलेस्ट्रॉल रिलीज हो जाएगा या उसको स्टोर कर लिया जाएगा, जो भी करना होगा करेंगे। बट इसको हम क्या करेंगे, डिग्रेड कर देता है सिस्टम। समझ में आई बात? तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, एलडीएल को क्या किया जाएगा, डिग्रेड कर दिया जाएगा वाया एलडीएल रिसेप्टर हमारी बॉडी में होती है। जब सेंस सेल उसको सेंस करेंगी, तब उनको क्या करेगा, डाइजेस्ट कर दिया जाएगा, मतलब उनको खत्म कर दिया जाएगा विथ हेल्प ऑफ लाइसोसोम। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। वही चीज आगे यहाँ पे बताई गई है एलडीएल के बारे में, कि एलडीएल रिसेप्टर होते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन आपके ग्लाइकोप्रोटीन होंगे। ये भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे रखा है कि मोस्टली चीजें जो होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं, जो कि सेल के टारगेट सेल्स पे पाई जाएंगी। इसके बाद क्या होता है, ये मतलब क्या होता है कि जैसे ही एलडीएल को लाइसोसोमल एंजाइम जो होंगे उनको डाइजेस्ट करेंगे, जिससे फ्री कोलेस्ट्रॉल रिलीज हो जाएगा। अब इस कोलेस्ट्रॉल को हम वापस से यूज करेंगे सेल मेम्ब्रेन में, और या तो फिर इनको रीएस्टिफाइड करके वापस स्टोर कर लिया जाएगा, मतलब इनको साफ सुथरा बना दिया जाएगा। तो ये काम होता है, एलडीएल्स का काम होता है, जो एलडीएल के रिसेप्टर्स होते हैं वो ये काम करते हैं। समझ में आई बात? थोड़ा सा ये यहाँ पे बाउंस कर रहा होगा, बट इसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है। ठीक है, तो यहाँ तक ये बात हो गई। इसके अलावा एचडीएल भी आपके इसी तरीके से काम करते हैं। एचडीएल जो होते हैं वो अपोजिट फंक्शन करते हैं एलडीएल्स के। ठीक है,
तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। एलडीएल और एचडीएल जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपोजिट फंक्शन करते हैं, जो कि कोलेस्ट्रॉल को टिश्यू से रिमूव करते हैं, ठीक है? तो ख़ैर ये स्टोरी हो जाती है। अब जो यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, एक डिज़ीज़ है एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है? इस पे आप फ़ोकस कीजिएगा, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली में क्या होता है कि आपका एक कॉमन टाइप का डिज़ीज़ होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, जिसमें मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हार्डनिंग ऑफ द आर्टरी की हो जाती है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल रिच, अगर आपके आर्टरी, मतलब क्या होता है कि जो आपकी ब्लड की सप्लाई होती है, आप जानते हैं ना कि आर्टरी और वेन में ही तो होता है, ठीक है? आर्टरी और वेन ही तो होते हैं, तो अगर आपके आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल का डिपोज़िशन होने लगे, तो जो एक डिज़ीज़ कॉज़ होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है, आर्टरी जो होती है, वो आपकी हार्ड होने लगती है, प्रेज़ेंस ऑफ द कोलेस्ट्रॉल रिच मटेरियल होते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आप याद रखिएगा, एथेरोस्क्लेरोसिस इसको बोलते हैं। इसमें होता क्या है, द प्रोग्रेसिव डिजीज बिगिंस विद इंट्रासेलुलर डिपोजिशन ऑफ लिपिड का डिपोजिशन होगा, मेनली कोलेस्ट्रॉल के ईस्टर जो होते हैं वो डिपॉजिट होने लगते हैं, ठीक है? आर्टरी के कहाँ पर, वॉल पर। दीज लेसन्स बिकम फाइब्रस कैल्सिफाइड प्लेक दैट नैरो एंड कैन इवेंचुअली ब्लॉक द आर्टरी, को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो इस तरीके से ये डिजीज बहुत ही कठिन, बहुत ही दिक्कत वाली डिजीज है। ब्लड क्लॉट्स आर आल्सो मोर लाइकली टू अगर, जिससे क्या होगा, ब्लड का क्लॉट बनेगा, विच में स्टॉप द ब्लड फ्लो एंड डिप्राइव द टिश्यू टू ऑक्सीजन। तो आपको पता है कि जो आपका ब्लड होता है वो ऑक्सीजन को कैरियर करता है, कैसे कैरियर करता है, हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, ठीक है? तो इसको आप यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे आपका जो ब्लड है, आपको ये पता है ना ब्लड में क्या है? ब्लड में आपका हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करेगा या और CO2 का भी ट्रांसपोर्ट करता है, ये दोनों चीज़ें करता है। लेकिन क्या हुआ कि आपकी ये क्या थी? आर्टरी थी, यहाँ पर क्या हुआ? कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल डिपॉज़िट हो गया। यहाँ पर आपका ब्लड फ्लो कर रहा था, अब क्या हुआ, जब कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल डिपॉज़िट हो गया, तो जिससे क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि जब आपका कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल डिपॉज़िट हो जाएगा, तो ये ब्लड जो होगा यहाँ तक रहेगा और यहाँ तक रहेगा, या थोड़ा बहुत आके आके फिर ये इसकी फ्लो जो होगी वो यहाँ पे बहुत ही कम हो जाएगी, ब्लड की फ्लो, ठीक है? जिससे क्या होगा कि आपके चूँकि ब्लड से ही ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होना था, अब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो ये तो आपके लिए घातक चीज़ हो गई ना। तो इससे क्या होता है, हार्ट की डिज़ीज़ यहाँ पे कॉज़ हो जाती है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। जिससे क्या हो जाता है, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, ब्लॉकेज अकर इन द कोरोनरी आर्टरी में हो जाता है। कोरोनरी आर्टरी क्या होती है, जो ब्लड को हार्ट तक ले जाती है, ठीक है? उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी आर्टरी बोलते हैं। दोज़ सप्लाइंग द हार्ट, इट रिजल्ट इन द क्या हो जाएगा, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन या हार्ट अटैक। तो जिससे क्या होगा, हार्ट अटैक हो जाता है। तो ये वेस्टर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री में ज़्यादा होता है। ब्लड क्लॉट्स इन द सेरेब्रल आर्टरी कॉज़ स्ट्रोक, व्हाइल दोज़ इन पेरिफेरल ब्लड वेसल इन द लिम्ब्स कैन लीड टू पॉसिबल एम्पुटेशन। तो कुल मिला के एक डिज़ीज़ का नाम आपको याद रखना है, जो कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है, और वो डिज़ीज़ का नाम है एथेरोस्क्लेरोसिस। तो समझ में आ गई बात? कैसे हो गई ये डिज़ीज़? क्यों हो गई? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोई अच्छी चीज़ नहीं है, जो कि हमारे ब्लड में डिपॉज़िट हुआ। जब ब्लड में डिपॉज़िट हुआ, तो हमारा ब्लड बह नहीं पाया। ब्लड में क्या था? ब्लड हमारे में हीमोग्लोबिन था। हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर रहा था। तो जब हमारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हुआ नहीं, हमारे हार्ट को ऑक्सीजन मिला नहीं, तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? सडन हमारा हार्ट अटैक की कंडीशन आ जाएगी, या कोरोनरी डिज़ीज़ हो जाएगी, या मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है? इसके अलावा एक डिज़ीज़ आपको और याद रखनी है, और वो डिज़ीज़ का नाम है फ़ैमिलियल हाइपरकोलेस्टीमिया। तो ये आपका एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जिसको इनहेरिटेड डिसऑर्डर कहते हैं, या इसमें 2 कंडीशन होती है, इन व्हिच होमोज़ाइगस हैव ए मार्केडली एलिवेटेड लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल का लेवल उनके में बढ़ जाता है, और जो हेटेरोज़ाइगस होते हैं, उनमें लेवल जो होता है वो ट्वाइस हो जाता है। कहने का मतलब है कि एक जेनेटिक्स का रूल होता है, ठीक है? ये भी आप यहीं पर समझ लीजिए कि कभी भी जब आप जेनेटिक्स पढ़ते हैं, ठीक है? जब आप जेनेटिक्स पढ़ते हैं, तो होता क्या है कि 2 कंडीशन होती है, मतलब होमोज़ाइगस कंडीशन आती है, ठीक है? होमोज़ाइगस आती है और हेटेरोज़ाइगस होती है। तो आपने ये पढ़ा होगा कि होमोज़ाइगस का मतलब होता है कि मतलब उसमें तो डिज़ीज़ आना ही आना है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप हीमोफीलिया की बात करते हैं, तो अगर उसके 2 जीन हैं, HH करके है, तो अगर दोनों ही एलील्स, ये क्या होते हैं? एलील्स होते हैं, ठीक है? एलील क्या होते हैं? डिफरेंट फॉर्म ऑफ द जीन को क्या बोलते हैं? एलील बोलते हैं। तो अगर दोनों ही एलील्स पर उसके जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं, तो ये होमोजाइगस होता है, और होमोजाइगस जो होता है, ये बहुत ही लीथल कंडीशन होती है, एक तरह से अच्छी चीज़ नहीं होती है। हेटेरोजाइगस का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए कि ये हेटेरोजाइगस और किसी एक पर है, ठीक है? ये अभी मैं मेल-फीमेल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल ट्रेंड बात बता रहा हूँ कि अगर ये एक पर है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये व्यक्ति सर्वाइव करता है,
ठीक है? सर्वाइव करता है यानी कि कभी अगर इसकी शादी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो गई जो यही वाली कंडीशन थी, तो जो उसका एक बच्चा पैदा होगा वो ये वाला होगा, HCHC। तो ये कंडीशन जो होगी वो घातक होगी, ठीक है? तो कहने का मतलब है कि हेटेरोजाइगस जो होता है वो हमेशा सर्वाइव कर जाता है। तो इसीलिए जो आपका हाइपर कोलेस्टीमिया कंडीशन होती है वो होमोजाइगस में बहुत ही डेंजरस होती है, ठीक है? बहुत ज़्यादा लेवल में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी हुई होती है, ठीक है? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी हुई होती है, और जो हेटेरोजाइगस होते हैं उनमें केवल अगर आप कंट्रोल कंट्रोल मान लीजिए कि जो आपका नॉर्मल पीपल होगा उससे केवल 2 गुना बढ़ा होगा, यानी कि 2 टाइम्स बढ़ा हुआ होगा। तो समझ में आ गई ये बात? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है? तो इसमें क्या होता है, नॉट ओनली डज़ दिस रिजल्ट इन द डिपोज़िशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल का डिपोज़िशन होता है स्किन में, जिसकी एक येलो नोड्यूल का फ़ॉर्मेशन होता है जिसको हम ज़ैंथोमास बोलते हैं, ठीक है? बट आल्सो इन द फ़ॉर्मेशन ऑफ एथेरोमास का भी फ़ॉर्मेशन होता है, जिससे क्या होगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा ड्यूरिंग चाइल्डहुड। तो कहने का मतलब वही है, एथेरोस्क्लेरोसिस होना चलेगा। लेकिन ये जो डिज़ीज़ होती है इसका जो मेन कारण होता है वो क्या होता है, डिफेक्ट इन द एलडीएल के रिसेप्टर में डिफेक्ट होता है। अब पूछोगे कि ये क्या मतलब हुआ? कहने का मतलब हुआ कि जो मैंने आपको ये बात बताई कि एलडीएल क्या था, कि आपका बुरा मॉलिक्यूल था, लेकिन सिस्टम ने क्या किया कि उसको पहचानने के लिए बनाया, क्या बनाया कि उस पर क्या था, जो आपके एलडीएल के रिसेप्टर होते हैं दूसरे सेल पे, वो उसको पहचानते हैं। जब उसको पहचानते हैं तो एलडीएल आके इस पे बाइंड करेगा और इनका क्या कर दिया जाएगा, लाइसोसोम में डिग्रेड कर दिया जाएगा। लाइसोसोम में इनका क्या कर दिया जाएगा, डिग्रेड कर दिया जाएगा। जब ये डिग्रेड कर दिया जाएगा तो ये गंदे बन गए थे, तो ये क्या होंगे, फ्री कोलेस्ट्रॉल रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है? फ्री कोलेस्ट्रॉल रिलीज़ हो जाएगा। अब इस कोलेस्ट्रॉल का हम इस्तेमाल कर लेंगे री-एस्टरीफाई करके, मतलब इनको साफ-सुथरा अच्छा बना दिया जाएगा, और हम अपने फर्दर सेल मेम्ब्रेन में जो भी हमको और काम कराना होगा वो हम इनसे करा लेंगे। लेकिन अब नॉर्मल व्यक्ति में तो ये काम फंक्शनल है, ठीक है? समझ में आ रही है बात? नॉर्मल व्यक्ति में क्या है कि ये चीज़ें बढ़िया चल रही थी, दुरुस्त था। लेकिन जो आपका हाइपर कोलेस्टीमिया कंडीशन है उसमें ये भी खत्म हो गया। तो कहने का मतलब है कि अब कोलेस्ट्रॉल जो होगा वो क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि एलडीएल जो था वो बैड कोलेस्ट्रॉल था। अब एलडीएल खत्म नहीं हो रहा है तो एलडीएल क्या होगा, डिपॉज़िट होता जाएगा, बढ़िया बढ़ता जाएगा, तो क्या होगा, ये आपके लिए क्या है, हानिकारक ही तो है। इसका लेवल बढ़ता जा रहा है। अब समझ में आई बात? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक डिजीज़ है जिसका नाम है फ़ैमिलियल हाइपरकोलेस्टीमिया, मान लो ऐसे करके डिजीज़ आपसे पूछा कि इसमें क्या गलती हुआ है? एलडीएल के रिसेप्टर में प्रॉब्लम है कि एचडीएल के रिसेप्टर में प्रॉब्लम है कि काइलोमिक्रॉन के रिसेप्टर में प्रॉब्लम है? तो हम क्या आंसर करेंगे? एलडीएल के रिसेप्टर में प्रॉब्लम है। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है, डीबीटी वगैरह में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक, और हेल्थ से रिलेटेड इश्यू है तो इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा इसको हम ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज़ करते हैं, दस द एलडीएल कंसंट्रेशन कैन नॉट बी टेकन अप बाय द टिश्यू रिजल्ट इन हाई कंसंट्रेशन इन द ब्लड। होमोजाइगस कंडीशन में क्या होगा भैया, कोई दवा-ववा काम नहीं करेगी, क्योंकि अब मैंने बता दिया ना कि होमोजाइगस तो बहुत ही खतरनाक कंडीशन होती है। अगर आपने कभी जेनेटिक्स में क्रॉस-व्रॉस भी पढ़ा होगा तो होमोजाइगस को तो डिज़ीज़ होना ही होना है। इस केस में केवल और केवल आपके लिए एक ऑप्शन है कि आप लीवर का ट्रांसप्लांटेशन कर दीजिए। समझ रहे हो? क्योंकि ऑब्वियस सी स्टोरी, लीवर से होकर गुजरती है कोलेस्ट्रॉल की, या जो भी आपका डिटॉक्सिफिकेशन का काम कौन करता है? लीवर करता है। तो आपके पास केवल एक ऑप्शन है कि आप लीवर का ट्रांसप्लांटेशन करिए। लेकिन जो हेटेरोजाइगस होगा उसके में क्या करना होगा कि आपको क्या करना होगा, आपको जो कोलेस्ट्रॉल के लिए जो हम कौन सी दवा दे रहे थे? स्टैटिन ही तो दे रहे थे। स्टैटिन क्या कर रहा था? एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेज को इनहिबिट कर रहा था। तो ये आपको याद रखना होगा, जिससे क्या होगा कि आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। तो आज हमने यहाँ पे 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट डिज़ीज़ को समझा है, और 2 बातें जो इसके पिछले लेक्चर में रह गई थी वो मैं यहाँ पे अभी आपको बताकर इसको खत्म कर देता हूँ। पहली बात तो ये है कि एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेज़ वाला जो ये लोवास्टैटिन था वो इसको इनहिबिट करता है, और एक तरीके और याद रखिएगा कि कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है। ठीक है? क्या करता है ये? इसको याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव इन्हिबिशन करता है। जैसे कि जब आप एंजाइम्स में इन्हिबिशन पढ़ेंगे तो आप बहुत टाइप के इन्हिबिशन पढ़ेंगे, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव। तो कॉम्पिटिटिव के केस में क्या होता है कि मान लीजिए एंजाइम है, सबस्ट्रेट है, तो सबस्ट्रेट क्या होता है, एंजाइम के एक्टिव साइट पे आके बाइंड करता है। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो यही तो स्टोरी होती है। तो क्या होता है कि सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा, जिससे एंजाइम क्या करेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। इतनी तो स्टोरी होती है, इससे ज़्यादा कुछ होता है? इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, यही स्टोरी होती है। लेकिन क्या होता है, जो आपका इन्हिबिटर होता है, मान लीजिए कि आपका जो इन्हिबिटर होगा वो क्या करेगा, सबस्ट्रेट से बहुत जल्दी बाइंडिंग, मतलब सबस्ट्रेट से कॉम्पिटिशन करेगा। कॉम्पिटिशन करेगा तो ये जो इसकी एक्टिव साइट होगी, इसको ऐसे समझ लो, जब ये इसकी एक्टिव साइट होगी तो क्या होगा कि एक्टिव साइट पर क्या करेगा, इन्हिबिटर आके बाइंड कर लेगा।
समझ रहे हो? इन्हिबिटर आके इसके एक्टिव साइट पर बाइंड कर लेगा जिससे सबस्ट्रेट नहीं बाइंड कर पाएगा। अब जब सबस्ट्रेट नहीं बाइंड कर पाएगा तो ये आपका क्या करेगा? जो आपका मॉलिक्यूल होगा वो प्रोडक्शन नहीं होगा। तो इसी तरीके से जो आपका ये स्टैटिन मॉलिक्यूल होता है वो क्या करता है, जो मेन एंजाइम है ये आपका एचएमजी कोएंजाइम है रिडक्टेज, इसकी क्या करता है समझ लो भैया बहुत ध्यान से, इसके एक्टिव साइट पे जाके बाइंड कर जाता है, जिससे क्या होता है कि जो इसका मेन मतलब जो इसका सबस्ट्रेट है वो नहीं बाइंड कर पाएगा। और एक बात मैं आपको और भी बता दूं कि यहाँ पे आप थंब रूल भी मान सकते हैं कि 80 टू 90% केस में 80 टू 90% केस में जो आपके ड्रग्स होते हैं, ठीक है? वो कॉम्पिटिटिव इन्हिबिटर का ही कार्य करते हैं, ठीक है? तो अगर कभी कोई बहुत ही दो दुविधा में पड़ना या इंटरव्यू में भी अगर आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएँ, तो हम क्या आंसर करेंगे? कॉम्पिटिटिव इन्हिबिटर का काम करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है? और एक बात और याद रखिएगा कि जिस तरीके से क्या होता है ना कि ये था ना कि ये फंगस से आइसोलेट किया जाता है। तो कौन से फंगस से आइसोलेट करते हैं? तो ये भी नाम मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? और इस फंगस का नाम है मेनास्कस, गूगल पे सर्च कर लेना स्पेलिंग स्पेलिंग के लिए, मेनास्कस परप्यूसस ऐसे करके इस फंगस का नाम है। तो इसको आप याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है? कि किस फंगस से आइसोलेट करते हैं, आपको उसका स्पीशीज़ का नाम पूछा जाएगा तो आपको ये आंसर करना है, ठीक है? तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, बाकी इसमें कोई बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें और नहीं हैं आपके लेवल पर, ठीक है? तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है? तो ये यहाँ पर चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है? तो इस तरीके से हमने लिपिड के बारे में सारी चीज़ें पढ़ ली, जो कि आज हमने समझा। आज हमने बेसिकली क्या समझा? आज हमने ये समझा कि चूँकि ग्लिसरॉल हो या फैट मॉलिक्यूल हो, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है, हमारे सिस्टम में वाटर कंटेंट ज़्यादा है, तो अब चूँकि ये लिपिड के मॉलिक्यूल हैं, तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा पाएँगे। इस वजह से इनको क्या करना था? एक किसी का सहारा लेना था, तो जिसका सहारा लिया वो कौन था? प्रोटीन का मॉलिक्यूल था। जिसने क्या किया, उसने अपने अंदर इनको छुपा लिया, ठीक है? लिपिड का कोर जो था वो अंदर की तरफ हो गया और उसका जो प्रोटीन का पार्ट था वो बाहर की तरफ हो गया। उसके अलावा जब भी हम कभी भी प्रोटीनेसिस पार्ट की हम बात करेंगे, उसको एक टेक्निकल टर्म होता है जो एपो बोला जाता है, ठीक है? इसके अलावा काइलोमिक्रॉन जो होते हैं, जब हम खाना खाते हैं, जो हमारे भोजन में फैट होता है, उसको डाइजेस्ट करने के बाद जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में वो वो इंटेस्टाइन से लीवर में जो जाता है, वो क्या होता है? काइलोमिक्रॉन होता है। इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट लाइपोप्रोटीन्स होते हैं, जिसमें डेंसिटी के आधार पे इनको क्लासिफाई किया गया, जो क्या थे? वेरी लो डेंसिटी थे और या थे लो डेंसिटी थे। तो जो आपका हमने प्रोटीन कंटेंट भी समझ लिया, ठीक है? तो एक चार्ट बना हुआ था जिसमें प्रोटीन कंटेंट जो था वो एचडीएल में 50% था, ठीक है? इसी वजह से आज हम समझ गए कि एचडीएल को क्यों कहा जाता है गुड और एलडीएल को क्यों कहा जाता है बैड, क्योंकि एलडीएल में क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती है। लेकिन हमारे सिस्टम ने एक काम और किया और वो काम क्या किया कि और हाँ, दूसरी चीज़ हमने ये भी समझ लिया कि जब किसी भी चीज़ का इनगल्फ करना होता है सेल्स में, तो एक कॉमन प्रोसेस होती है एंडोसाइटोसिस। लेकिन जो सेल्स में मोस्टली इन्वॉल्व होती है वो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होती है और इस पूरी स्टोरी में जो एक पाथवे का यूज किया जाता है वो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होती है, जो हम आगे जाके समझ लेंगे, ठीक है? इसके बाद क्या है कि चूंकि एलडीएल जो था वो बैड कंटेंट था, तो हमारे सिस्टम भी चालाक है, उसने क्या किया कि एलडीएल को खत्म करने के लिए एक तरीका बनाया कि एलडीएल सेल्स पर क्या होगा, एक एलडीएल का रिसेप्टर होगा, तो जब वो एलडीएल को सेंस करेगा, उनको इनगल्फ करेगा, लाइसोसोम में उनका ब्रेकडाउन कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि लाइसोसोम में क्या होता है? एसिडिक पीएच होता है 1, एसिडिक पीएच ही तो होता है 5.5। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उनको ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा, लाइसोसोम में लाइपेज एंजाइम होंगे, जिससे क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल रिमूव हो जाएगा, यही तो स्टोरी होगी। अब उस कोलेस्ट्रॉल क्या है था, वो गंदा कोलेस्ट्रॉल था, लेकिन हम इसको वापस से सुधार के अच्छा बना देंगे और सेल मेम्ब्रेन पे डिपॉजिट करा देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे एक एंजाइम था, जो कौन सा एंजाइम था? एसाइल को एंजाइम है, कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफरेज। तो ये समझ में आ गई बात हमको, लेकिन क्या हुआ कि दो डिजीज हमने समझी। एक डिजीज क्या थी? एथेरोस्क्लेरोसिस था। इसमें क्या हो रहा था कि कोलेस्ट्रॉल जो था वो ब्लड में जाके ब्लड कैपिलरीज में जाके डिपॉजिट हो जा रहा था, जिससे क्या होता है? हार्ट अटैक आ जाता है। सिंपल सी स्टोरी याद रहेगी।
दूसरी डिज़ीज़ क्या होती है, फ़ैमिलियल हाइपरकोलेस्टीमिया होता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारे सिस्टम ने एलडीएल से बचने के लिए एक तरीका बनाया, वो तरीका क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। क्यों डिस्ट्रॉय हो गया? क्योंकि जो एलडीएल का रिसेप्टर एलडीएल के मॉलिक्यूल को सेंस करके उनको ब्रेक कर रहा था, अब वो प्रोसेस नहीं हो पा रही है। इसके अलावा हमने क्या समझा, होमोज़ाइगस, हेटेरोज़ाइगस को समझा, चाहे वो किसी भी केस में हो। होमोज़ाइगस हमेशा घातक होंगे, हेटेरोज़ाइगस जो होंगे वो एक बार सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन क्या होगा, होमोज़ाइगस हमेशा दिक्कत होंगे। इसके अलावा जब भी हम कोलेस्ट्रॉल में किसी भी चीज़ का हम ट्रीटमेंट करेंगे, तो उस ट्रीटमेंट में हम किसको यूज़ करते हैं? स्टैटिन को करते हैं, लोवास्टैटिन को करते हैं, जो हमने कल इनके बारे में सारी बातें समझ ली थी, जो एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेज़ को इनहिबिट करता है। लेकिन आज हमने ये भी समझ लिया कि ये क्या होते हैं, ये एज़ अ कॉम्पिटिटिव इन्हिबिशन का काम करते हैं, ठीक है? कॉम्पिटिटिव इन्हिबिशन का काम करते हैं और एक फंगस है जिससे हम क्या करते हैं, इसको आइसोलेट करते हैं, उस फंगस का नाम है मेनास्कस परट्यूसस। तो खैर इस तरीके से ये आपकी चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया है। जो फैट से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दिया है और इस चैप्टर में भी जो भी इसका मेन कंटेंट था वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप इसको पूरा अच्छे से रीड करिएगा एक बार, ठीक है? तो इस तरीके से ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो जाता है। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब आपके पास टाइम कम है, तो उसके अकॉर्डिंग अब आप अच्छे से अपने तैयारियों में जुट जाएँ। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी